आज की ऑनलाइन क्लास अटेंड करने वाले सभी विद्यार्थियों को नमस्कार और स्वागत है आप सभी का गायत्री कॉलेज सांचौर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी का एक सब्जेक्ट जिब्रेलिन। विद्यार्थियों, जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड से संबंधित ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले अपलोड किए गए 2 वीडियोस के अंतर्गत हमने डिस्कस किया था जिब्रेलिन की खोज, जिब्रेलिन की रासायनिक प्रवृत्ति या रासायनिक प्रकृति और जिब्रेलिन की प्रकार, जिब्रेलिन का बायोसिंथेसिस कैसे होता है, इसका जैव आमापन कैसे करते हैं और जिब्रेलिन की क्रियाविधि कैसी होती है, एक्शन ऑफ मोड देखा था। इस जिब्रेलिन के पूर्व के टॉपिक को समझने के लिए गायत्री कॉलेज सांचौर की यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए जिब्रेलिन के लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 को जरूर आप देखें। आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन और जिब्रेलिन का कृषि के क्षेत्र में क्या उपयोग होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन। वैसे तो जिब्रेलिन कैम्बियम की सक्रियता में वृद्धि करता है, आरएनए प्रोटीन के संश्लेषण को प्रेरित करता है और कोशिका दीर्घीकरण को बढ़ाता है, तो सेल इलोंगेशन को प्रेरित करता है। तो मुख्य रूप से कितना होगा, 3 प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे फंक्शंस भी हैं, इफेक्ट्स भी हैं जो जिब्रेलिन के द्वारा उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं है कि पादपों में वृद्धि प्रेरक के रूप में जिब्रेलिन ही पाया जाता है, साइटोकाइनिन भी पाया जाता है, ऑक्सीन्स भी होते हैं, वो भी ग्रोथ इंड्यूसर हार्मोन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन उनके साथ साथ कुछ फंक्शंस और इफेक्ट ऐसे होते हैं जो जिब्रेलिन की प्रेजेंस में अधिक प्रदर्शित होते हैं बजाय साइटोकाइनिन और ऑक्सीन्स के। लेकिन फिर भी ये तीनों हार्मोन एक साथ मिलकर के भी कई प्रकार की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं। पहला जो फंक्शन है वो सेल इलोंगेशन होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट जिब्रेलिन का इफेक्ट है। रोजेट स्वभाव के जितने भी प्लांट होते हैं जो बिल्कुल ही छोटे होते हैं, ऐसे छोटापन होने का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि इसके अंदर जो पर्व होते हैं वो पर्व की लंबाई पूर्ण रूप से नहीं हो पाती, और नहीं होने के कारण एक पर्ण दूसरे पर्ण के ऊपर ही स्थिर होती है, क्योंकि पर्ण होती है वो हमेशा किससे विकसित होती है, पर्व संधि से। फलस्वरूप एक समूह के रूप में गुलाब के पुष्प के समान स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है, तो उसको हम नाम देते हैं रोजेट अवस्था अथवा बौनापन होता है। यदि पर्ण रहित पर्व पर, रोजेट स्वभाव के पर्व पर जिब्रेलिन का इफेक्ट डाला, जिब्रेलिन का स्त्रावन किया जाए, तो कुछ समय के बाद में ही इसके पर्व की लंबाई अत्यधिक बढ़ जाती है। इस छोटे पर्व को बोल्ट कहा जाता है, और जिब्रेलिन के इफेक्ट के कारण पर्व के लंबाई में वृद्धि होती है। इस क्रिया को वोल्टीकरण कहते हैं या वोल्टनेशंस के नाम से जाना जाता है। अब इसका प्रभाव क्या होगा, इफेक्ट क्या होता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। ऐसा देखा गया है कि जब एलडीपी पादप होते हैं उनमें जब तक प्रकाश की एक निश्चित अवधि नहीं मिलती तब तक पुष्पन नहीं होता, अर्थात इनके अंदर केवल और केवल कौन सी ग्रोथ होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ ही संभव हो पाती है। इन पादपों में फ्लावरिंग उस कंडीशन में आएगी जब इनको अधिक मात्रा में प्रकाश मिले या इनकी पर्व की लंबाई बढ़े। तो वोल्टीकरण की प्रक्रिया प्रकृति में प्रकाश के द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन जिब्रेलिन एलडीपी पादपों में, एलडीपी का मतलब होता है लॉन्ग डे प्लांट में, प्रकाश के इस प्रभाव को सब्स्टिट्यूट कर देता है, हटा देता है, प्रभाव प्रतिस्थापित कर देता है, और जिब्रेलिन के कारण वोल्टीकरण की प्रोसेस हो जाती है। फलस्वरूप वेजिटेटिव ग्रोथ रुकने के साथ ही इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होना प्रारंभ हो जाती है, जनन वृद्धि होना प्रारंभ होती है, और जनन वृद्धि के अंदर क्या होगा, इसके अंदर पुष्पन की प्रक्रिया प्रेरित होती है। तो एलडीपी पादप या लॉन्ग डे प्लांट में जिब्रेलिन वोल्टीकरण को प्रेरित करके पुष्पन क्रिया को प्रेरित करता है। लेकिन जब हम बात करें एसडीपी पादपों की,
शॉर्ट डे प्लांट। ये लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट मूल रूप से प्रकाश अवधि, जो प्रकाश पादप को प्राप्त होता है, इस प्रकाश अवधि के आधार पर पुष्पन क्रिया के प्रेरित होने की प्रक्रिया से संबंधित है, जिसको हम फोटोपेरिडिज्म भी नाम दे सकते हैं या पढ़ते हैं। तो लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत तो ये पुष्पन क्रिया को प्रेरित करता है, किसके माध्यम से? वोल्टीकरण के माध्यम से। लेकिन शॉर्ट डे प्लांट में ये जिबरेलिन पुष्पन क्रिया का निरोधन करता है, इनहिबिटर के रूप में कार्य करता है। किसमें? शॉर्ट डे प्लांट में। तो थोड़ा सा जब हम वोल्टीकरण की प्रोसेस को पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। सेकंड जो फंक्शन है, इसका इफेक्ट है, वो है सीड जर्मिनेशन का, बीज के अंकुरण का। ऐसा में देखने को मिलता है कि कुछ बीज को हम स्टोर करके रखते हैं या बीजों को रखते हैं तो एक निश्चित समय के बाद में ही अंकुरित होते हैं, और जब तक वो अंकुरित नहीं होता है तब तक का वो पीरियड उस बीज का डॉर्मेंसी पीरियड कहलाता है अथवा उसकी प्रसुप्त अवस्था कहलाती है। इस प्रसुप्त अवस्था में हो सकता है कि वो बीज कई प्रकार की प्रक्रियाओं को कंप्लीट कर लेता है या किन्हीं कारकों की अनुपस्थिति में जो जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी थे वो नहीं मिलने के कारण बीज अंकुरित नहीं हुआ, फलस्वरूप किस में चला गया? वो डॉर्मेंसी में चला जाता है। लेकिन जिबरेलिन का छिड़काव करते हैं उस स्थिति में अंकुरण तीव्र गति से हो जाता है, सीड जर्मिनेशन फास्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जिबरेलिन कई प्रकार के हार्मोन जैसे अल्फा एमाइलेज, बीटा एमाइलेज, बीटा 1,3 ग्लूकोनेज, प्रोटीएज और राइबोन्यूक्लियस जैसे एंजाइमों के संश्लेषण को प्रेरित करता है, और जैसे ये प्रेरित होंगे तुरंत प्रभाव से एमाइलेज के कारण अनअवशोषणीय या अवशोषणीय स्टार्च अवशोषणीय ग्लूकोज के रूप में या अवशोषण योग्य पदार्थ ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा किसके द्वारा देखा गया? यूमो के द्वारा देखा गया, जो कि बीजों पर ये प्रयोग कर रहे थे, और इन्होंने देखा कि जब जौ के बीज से भ्रूण को बाहर निकाल देते हैं तब भ्रूण के अभाव में एल्यूरिन परत से एमाइलेज का स्त्रावण नहीं होता। किसका नहीं होता? एमाइलेज का। लेकिन जब उन बीजों में भ्रूण प्रेजेंट होता, उपस्थित होता, उस स्थिति में एल्यूरिन परत में उपस्थित अल्फा एमाइलेज और बीटा एमाइलेज सक्रिय होकर के स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। अर्थात इनके द्वारा ये प्रदर्शित किया गया कि भ्रूण के द्वारा कोई विशेष हार्मोन का स्त्रावण होता है जो कि एमाइलेज के संश्लेषण को और बहिस्त्राव को प्रेरित करता है, और वो हार्मोन कौन सा है? जिबरेलिन। तो जिबरेलिन की उपस्थिति में विभिन्न प्रकार के एंजाइम सक्रिय होने के कारण बीज का अंकुरण या सीड जर्मिनेशन फास्ट होता है। जब बीजों का अंकुरण हो जाता है तो इसकी डॉर्मेंसी टूट जाती है, जब अंकुरण नहीं होता तो डॉर्मेंसी बनी रहती है। तो ये तीसरा जो कार्य है वो जर्मिनेशन से रिलेटेड है। वो क्या है? ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी, प्रसुप्त अवस्था को तोड़ना। अब तोड़ेगा कैसे? प्रसुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए प्रकृति में मुख्य रूप से लाइट प्रकाश होता है या फिर उसको शीत उपचार के द्वारा किया जा सकता है। कम ताप के द्वारा हम डॉर्मेंसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब डॉर्मेंसी को प्रेरित करने वाले कारक फैक्टर क्या है? बीज के अंदर पाए जाने वाले डॉर्मिन या एब्सिसिक अम्ल, एबीए हार्मोन। ये भी हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं। तो ये एबीए हार्मोन क्या है? जब तक इसकी सांद्रता अधिक होती है तब तक बीज में प्रसुप्त अवस्था बनी रहती है, लेकिन जिबरेलिन के प्रभाव के कारण एबीए निष्क्रिय हो जाता है या एबीए की सांद्रता कम हो जाती है। दोनों कार्य एक साथ में हो रहे हैं। एबीए की अनुपस्थिति में प्रसुप्ति अवस्था भंग हो जाती है और बीज अंकुरित हो जाता है। तो ये दोनों इफेक्ट हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो फंक्शन है, इफेक्ट है, वो कहलाता है फ्लावरिंग। फ्लावरिंग का मतलब पुष्पन क्रिया को प्रेरित करना। लैंग ने 1980 के अंतर्गत अध्ययन करते हुए पाया गया था कि जिबरेलिन
हाइयोसाइमस नाइगर के अंतर्गत नर पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। अभी तक हमने ऑक्सीजन में क्या पढ़ा था कि मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि होने से प्रोडक्शन अधिक होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नर पुष्पों की संख्या में वृद्धि कर रहा है, तो पुष्पों में प्रेरण करता है। हाइयोसाइमस नाइगर के अंतर्गत जिबरेलिन के स्त्रावण के द्वारा देखा गया कि उसमें पुष्पन की प्रक्रिया सामान्य की तुलना में अधिक होती है, तो इसका मतलब पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करता है। इसके साथ साथ में पुष्प में लैंगिक जनन संरचना के रूप में पुंकेसर और स्त्री केसर पाया जाता है, अर्थात नर पुष्प होता है और मादा पुष्प होता है। तो ये पुष्पन क्रिया के साथ साथ में लिंग अभिव्यक्ति या सेक्स एक्सप्रेशंस को भी प्रभावित करता है। कैसे करेगा ये? कुकुमुस सैटाइवा और ब्रायोफिलम जैसे कुछ पादप है जिनमें जिब्रेलिन की उपस्थिति से नर पुष्पों की संख्या में वृद्धि होती है। कौन से पुष्प? नर में। जबकि जियामेज में यदि इसका इफेक्ट आ रहा है तो इसमें मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन क्या करता था? केवल और केवल मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि कर रहा था, लेकिन जिब्रेलिन मादा पुष्पों के साथ साथ नर पुष्पों की संख्या में भी वृद्धि कर रहा है। पांचवा जो इफेक्ट है वो कहलाता है पार्थेनोकार्पी। लैंगिक जनन से फल का निर्माण होता है, जनन की प्रक्रिया होती है। कभी कभी बिना निषेचन की भी जनन की प्रक्रिया हो सकती है, बिना निषेचन की उपस्थिति में भी फल का निर्माण हो सकता है, जिसको हम अनिषेक फलन कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। जिब्रेलिन इस अनिषेक जनन की प्रक्रिया को और अनिषेक फलन की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। किस किस में? बैंगन में, टमाटर में, अमरूद में, सीढ़ीम गुआ जवा जैसे, और अंगूर में जिब्रेलिन पार्थेनोकार्पी को प्रेरित करके अनिषेक फलन को प्रेरित करते हैं। इसके साथ में जिब्रेलिन की उपस्थिति से जीर्णता में कमी होती है। यदि जीर्णता प्रकट करने वाले पादप भाग जैसे पर्ण है, फल है इत्यादि पर जिब्रेलिन का स्त्रावण किया जाए या जिब्रेलिन से उपचारित किया जाए, तो उसी स्थिति में उन पादपीय भागों में जीर्णता की दर कुछ समय के लिए रुक जाती है या इसकी वृद्धि जीर्णता की दर होती है वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार से कुल 6 प्रकार के इफेक्ट जिब्रेलिन के द्वारा पादपों में उत्पन्न होते हैं, जिसमें पहला है सेल एलोंगेशन, सीड जर्मिनेशन, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, फ्लावरिंग, पार्थेनोकार्पी एंड सीनेंसिस में या जीर्णता में कमी। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में आइए अब पढ़ते हैं कि इस हार्मोन का, पादप हार्मोन का कृषि के क्षेत्र में क्या उपयोग होता है, क्या महत्व होता है। कॉमर्शियल यूजेज ऑफ जिब्रेलिन के अंतर्गत कई ऐसे उपयोग हैं जिसके द्वारा व्यावसायिक या वाणिज्यिक महत्व के पदार्थ निर्मित किए जाते हैं। जैसे पहला है इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ शुगर कैन। शुगर कैन या गन्ने की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका प्रोडक्शन उतना ही अधिक होगा। जिब्रेलिन के प्रभाव के द्वारा वोल्टीकरण की क्रिया होती है, वोल्टिंग होता है, या वोल्टीकरण होने से उसके पर्व की लंबाई बढ़ जाती है। गन्ने में यदि पर्व अधिक लंबे होंगे तो इसमें शर्करा की मात्रा अधिक होगी, फलस्वरूप इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। दूसरा, वोल्टीकरण प्रभाव के माध्यम से सलाद में एक समान परिस्फुटन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप इनमें बीजों का उत्पादन बहुत अधिक होता है। तीसरा इसका कॉमर्शियल उपयोग है अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी में। अनिषेक फलन जो बिना निषेचन के द्वारा अंडाशय जब फल में परिवर्तित हो जाता है तो इसको हम पार्थेनोकार्पी के नाम से जानते हैं। सामान्यतः इस स्थिति में बीजों का निर्माण नहीं होता, तो सीडलेस फ्रूट विकसित किए जाते हैं, जैसे पाइरस या सेव, नाशपाती और अमरूद में जिब्रेलिन के प्रयोग द्वारा अनिषेक फल विकसित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त यदि जिब्रेलिन का स्त्रावण अंगूर के पुष्प किया जाए तो फलों की संख्या में भी वृद्धि होगी और उसके आकार में भी वृद्धि होगी। अंगूर की एक फेमस किस्म, प्रसिद्ध किस्म थॉमसन्स सीडलेस
किस्म है या जिसके अंतर्गत बीज नहीं निर्मित होते, इस किस्म का विकास जिब्रेलिन के द्वारा किया जाता है। जिब्रेलिन का उपयोग माल्ट के निर्माण में किया जाता है। माल्ट जो कि बियर निर्माण के लिए रॉ मटेरियल के रूप में प्रयुक्त होता है। जिब्रेलिन क्या करता है कि भीगे हुए बीजों को, जो कि बीजों में एमाइलेज की सक्रियता को बढ़ा देता है और ये एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। शर्करा की किण्वन क्रिया के द्वारा आसानी से बियर का निर्माण किया जा सकता है। तो जब बीजों को उगा करके भिगो करके उसमें जिब्रेलिन का एक्टिवेशन बढ़ा दिया जाता है तो वो माल्ट कहलाता है और इसी माल्ट का उपयोग फर्मेंटेशन के द्वारा बियर बनाने में किया जाता है। जिब्रेलिन का एक व्यावसायिक महत्व है जिसके अंतर्गत पुष्पकलिकाओं की संख्या बढ़ाई जाती है। फ्लावर बर्ड को प्रेरित किया जाता है। जब अधिक मात्रा में फ्लावर बर्ड होगी तो पुष्प भी अधिक होंगे, फल प्रोडक्शन अधिक होता है। इस प्रकार की प्रक्रिया सामान्यतः उन पादपों में की जाती है जिनमें पोम या स्टोन फल होता है। इसमें क्यों की जाती है? क्योंकि इनमें ऑक्सीजन का प्रभाव सीमित होता है। कई प्रकार के कॉनिफर प्लांट जो कि जिम्नोस्पर्म है, जैसे पाइनस है, क्यूप्रेसस है या टेक्सास है, इन पादपों में जिब्रेलिन के उपयोग के द्वारा बीजों के निर्माण की क्रिया में वृद्धि की जाती है। इसके अतिरिक्त जिब्रेलिन टमाटर, मटर, काली मिर्च, खीरा, पत्ता गोभी इत्यादियों में उपयोग होकर के इनकी पर्ण के आकार में वृद्धि कर देता है। फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि होती है। जब प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है तो खाद्य पदार्थ का निर्माण अधिक होता है, फलस्वरूप उत्पादन बढ़ता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने जिब्रेलिन के इस तीसरे लेक्चर के अंतर्गत पढ़ा है जिब्रेलिन की फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और कॉमर्शियल यूजेस। इसके साथ ही इन 3 वीडियो के माध्यम से जिब्रेलिन का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।